हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोवॉफिन। तो डीबीटी की पीवाईक्यू सीरीज़ में एक और वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियोस में ऑलरेडी 2 टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सभी वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपसे एक सवाल पूछा था। आई होप आप सभी को इसका आंसर जो है वो पता होगा। क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज सेट्स आर जनरली इक्विप्ड विद देयर ओन जीनोम्स। ठीक है, तो आप सभी को आंसर पता है कि न्यूक्लियस के पास अपना जीनोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना जीनोम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ ग्लाइकोलिसिस। इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर अप करेंगे क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाने वाला टॉपिक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, है ना। वैसे तो जनरली एक 10 स्टेप की रिएक्शन की एक सीरीज़ है, वही हमें याद रखनी है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो एक बार डिटेल में इसको कवर अप कर लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये एक मॉलिक्यूल किसका? ग्लूकोज का। ठीक है, और इसकी डिग्रेडेशन। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ना। ठीक है, और ये टूटता कैसे है? बहुत सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन चलते हैं जिसमें बहुत सारे एंजाइम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और एट लास्ट आपको क्या मिलता है? पायरूवेट मिलता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट आपको मिलते हैं एट लास्ट, और हर एक मॉलिक्यूल पायरूवेट का कितने कार्बन का बना होता है? 3 कार्बन का बना होता है। जनरली ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है? 6 कार्बन का। ठीक है, तो पायरूवेट आपको कितने मिलते हैं? 2। ठीक है, हर एक जो है वो 3 कार्बन का बना होता है। अब ये बोलता है द ग्लाइकोलिटिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज द सोल कार्बन सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी इन सम मैमेलियन टिश्यूज, जैसे कि और सेल टाइप्स जैसे कि एरिथ्रोसाइट हो गए, रीनल मेडुला हो गया, ब्रेन हो गया, स्पर्म हो गया। ये ऐसे सेल्स हैं, है ना, जिनका एक ही सोर्स है एनर्जी का, दैट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ना और एनर्जी लेना। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो कहीं और से भी एनर्जी जो है वो ले सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसे सेल टाइप्स हैं जो हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस पे बेस्ड हैं। ग्लाइकोलिसिस करेंगे तो एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसी तरह से सम प्लांट टिश्यूज दैट आर मॉडिफाइड टू स्टोर स्टार्च। ठीक है, जैसे कि पोटैटो हो गया, तो ये भी सिर्फ क्या कर सकता है? ग्लाइकोलिसिस कर सकता है, एनर्जी के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसी तरह से एक्वाटिक प्लांट्स हो गए जैसे कि वाटरक्रेस, जिसको एज अ सैलेड भी यूज़ किया जाता है। दिस आर डिराइव्ड मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? इनको ग्लाइकोलिसिस से मिलेगी। ठीक है, उसके बाद में फर्मेंटेशन के बारे में बताया है कि ये फर्मेंटेशन क्या है? जब भी हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, किसकी एब्सेंस में? ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है, एब्सेंस ऑफ O2 जहाँ हो और हम वहाँ पे क्या कर रहे हो? ग्लूकोज को तोड़ रहे हो, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। राइट, और इसका जो मेन काम है वो भी क्या होता है? ATP बनाना। ठीक है, एनर्जी बनाना। ग्लाइकोलिसिस हम कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस चाहे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करें चाहे हम O2 की एब्सेंस में करें, मेन काम क्या है हमारा? एनर्जी बनाना। और एनर्जी किस फॉर्म में कंजर्व होती है हमारी बॉडी में? ATP की फॉर्म में। ठीक है, अभी बोले बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्स्ट अरोज फ्रॉम in an atmosphere without oxygen. So anaerobic breakdown of glucose is probably the most ancient biological mechanism for obtaining energy from organic fuel molecules. ठीक है, इन्होंने कहा कि पहले की जो धरती थी उस पे ऑक्सीजन नहीं थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा? जो ग्लूकोज यूज़ कर रहे होंगे ऑर्गेनिजम्स, वो बिना ऑक्सीजन के ही, है ना, ऐसा एटमॉस्फेयर था जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, तो उसी एटमॉस्फेयर में वो ग्लूकोज को तोड़ रहे थे। तो यानी कि सबसे पहले इसी तरह से ग्लाइकोलिसिस हुआ होगा। फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जो O2 को यूज़ करने लगे और O2 की प्रेजेंस में जो है वो ग्लाइकोलिसिस होने लगा, है ना। तो मोस्ट एंशिएंट वाला कौन सा है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कि ग्लाइकोलिसिस ब्रेक होता है। तो ये थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया है। उसके बाद आप सभी को पता है ग्लाइकोलिसिस जो है वो 2 फेजेस में चलती है ना। The breakdown of 6 carbon glucose into 2 molecules of 3 carbon pyruvate occurs in 10 steps. ठीक है, तो पूरी की पूरी जो ग्लाइकोलिसिस जो है ना, ग्लूकोज से लास्ट पायरूवेट बनने तक 10 स्टेप्स में ये रिएक्शन चलती है। और जो आपके फर्स्ट 5 स्टेप्स होते हैं वो होते हैं आपके प्रिपरेटरी फेज के।
In these reaction, glucose is first phosphorylated at the hydroxyl group on carbon 6. फर्स्ट स्टेप जो आपका फर्स्ट रिएक्शन है उसमें क्या बोल रहा है, ये ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है। कहाँ पे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि कहाँ होता है? कार्बन 6 पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद ये बोल रहा है द डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दस फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड टू डी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सेकेंड स्टेप है जो आपका, है ना, कि ये जो आपका ग्लूकोज था फर्स्ट स्टेप में, फिर उससे क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बना? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना, विच इज़ अगेन फॉस्फोराइलेटेड। अब इसकी अगेन से फॉस्फोराइलेशन होती है। फॉस्फोराइलेशन इस बार कहाँ होगी? C1 पे होगी, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल जाता है? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये आपका थर्ड स्टेप होता है, ठीक है। कई बार आपसे यही पूछ लेता है कि बताओ कि जो फॉस्फोराइलेशन हो रही है वो कौन से कार्बन पे हो रही है, तो याद रखना है फर्स्ट वाला जो स्टेप है उसमें 6th कार्बन पे हो रही है ना। और जब थर्ड स्टेप, जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनना होगा, उस टाइम पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे जो फॉस्फोराइलेशन होगी वो किस पे होगी? कार्बन नंबर 1 पे होगी। अभी बोलता है कि फॉर बोथ फॉस्फोराइलेशंस एटीपी इज द फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर, ठीक है। अभी हमने बोला कि फॉस्फोराइलेशन हो रही है यानी कि फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हो रहा होगा। ये फॉस्फेट ग्रुप आता कहाँ से है? तो एटीपी से आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिपरेटरी फेज में ये वाले जो दो रिएक्शन हो रहे हैं ना, इन दोनों में एटीपी कंज्यूम हो रही होती है, ठीक है। एज ऑल द शुगर डेरिवेटिव इन ग्लाइकोलिसिस आर द डी आइसोमर्स, है ना, डी फॉर्म में अपनी प्रेजेंट होते हैं जितने भी शुगर्स होती हैं। ओके, उसके बाद क्या है? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट इज स्प्लिट टू यील्ड 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से होते हैं, है ना? फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है वो आगे चल करके 2 शुगर्स में डिवाइड हो जाता है। दोनों शुगर 3-3 कार्बन की होती हैं। एक आपकी शुगर होती है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और दूसरी होती है कौन सी? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये आपका फोर्थ स्टेप होता है, ठीक है। अब ये स्टेप में क्या हो रहा होता है? लाइसिस हो रहा होता है ग्लूकोज का, टूटता है ग्लूकोज, है ना। देखो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था और वो 2 मॉलिक्यूल्स में टूट गया 3-3 कार्बन के, तो लाइसिस हो रहा है। अब लाइसिस की वजह से ही इस जो पाथवे को नाम दिया गया ना, ग्लाइकोलाइसिस दिया गया, है ना। ग्लूकोज का लाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक समरी दे रखी है, इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस का प्रिपरेटरी फेज बताया है ना। प्रिपरेटरी फेज में क्या बोल रहा है? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज हुई एंड इट्स कन्वर्जन टू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, कि यहाँ पे अल्टीमेटली ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में होना है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले शुरुआत में ग्लूकोज था, हेक्सोकाइनेज एंजाइम आया, एटीपी उसने यूज़ की, है ना, फॉस्फोराइलेशन हुई, क्या हुआ? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज आया, उसने इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अगेन फॉस्फोराइलेशन होगी, फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आएगा? एटीपी से आएगा। यहाँ पे एंजाइम आया फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 और इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। देन अगेन एल्डोज एंजाइम आएगा और वो इसको कितनी? 3-3 कार्बन की 2 अलग अलग शुगर्स में तोड़ देगा। एक होगी आपकी ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक होगी आपकी कौन सी? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, राइट। तो ये है आपका प्रिपरेटरी फेज। अब देखो यहाँ पे एक एटीपी यहाँ यूज़ हो गई और एक यहाँ यूज़ हो गई, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी क्लीवेज ऑफ 6 कार्बन शुगर फॉस्फेट टू 3 कार्बन शुगर फॉस्फेट्स, ठीक है, कि 2 अलग अलग 3-3 कार्बन की शुगर्स में ये बदल जाता है। अब अगेन आगे ये वाला जो स्टेप है ना, 5th स्टेप में क्या होता है कि ये वाली जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये इंटरचेंजेबल होती है ना। दोनों ये जो शुगर्स होती है ना इंटर कन्वर्टेबल होती है। तो ये वाली शुगर जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही बदल जाती है। फिर आगे जो है वो पे ऑफ फेज में साइकिल जाती है। पे ऑफ फेज में जो साइकिल जब जाती है ना, तो यहाँ पे एक्चुअल में फॉर्मेशन होता है किसका? एटीपी का और एनएडीएच का। जो हमारी एनर्जी बननी है वो इस फेज में बनती है। तो पहले वाला जो प्रिपरेटरी फेज है इसको हम इन्वेस्टमेंट फेज भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हो? एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, ना कि आपको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। अब ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऑलमोस्ट 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास बन गए होंगे, यानी कि ये जो पे ऑफ फेज है ये 2 बार रन होता है, ठीक है।
प्रिपरेटरी फेज एक ही बार रन हुआ, अब आपके पास 2 शुगर्स बन गई, ठीक है। एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ही, ठीक है। तो अब आपके पास इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए। अब एक बार तो आपका एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ ये पूरी साइकिल यहाँ से नीचे तक पायरुवेट तक चलेगी और फिर अगेन यही साइकिल जो है वो पायरुवेट तक चलेगी। इसीलिए एट लास्ट आप देख रहे हैं सबके सामने क्या लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं। वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये साइकिल 2 बार रन होती है, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब पे ऑफ फेज में क्या हुआ, ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, ठीक है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये बन गए हैं, है ना। दोनों शुगर जो हैं वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदल जाती हैं अल्टीमेटली। अब साइकिल यहाँ से आगे चलती है। 6 रिएक्शन में क्या होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है। ये क्या करता है, NAD पॉजिटिव को यूज़ करता है, प्लस इसमें हाइड्रोजन ऐड करके आपको एक तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयंस मिल रहे हैं प्लस NADH मिलता है। अब यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये साइकिल 2 बार रन होगी तो 2 NADH मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी फॉस्फोराइलेशन हो रही है, लेकिन यहाँ पे ATP फॉस्फोराइलेशन नहीं कर रही है ना। फॉस्फोराइलेशन किसकी वजह से हो रही है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की वजह से हो रही है। आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या हुआ, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट आपके पास बन गया। अब अगेन यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज आया, ठीक है। इसने क्या किया, ADP, ठीक है, ADP यूज़ करके क्या बनाई, ATP बनाई। तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट ATP फॉर्मिंग रिएक्शन, जिसको आप सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। एक एक करके सारी रिएक्शंस को डिटेल में समझेंगे हम, अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। इसके बाद कौन सा एंजाइम आएगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ठीक है। इसने क्या, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या हो जाता है, डीहाइड्रोजनेशन, यानी कि वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा और इनोलेज एंजाइम जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट को किसमें चेंज कर देता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। अब ये आपका आखिरी रिएक्शन होता है जिसमें पायरुवेट काइनेज आता है, ATP बनाता है और फॉस्फोनोल पायरुवेट को किसमें, पायरुवेट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ तक आपकी ग्लाइकोलिसिस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। यानी कि एक अगर शुगर का मॉलिक्यूल तोड़ना है तो ये पूरी रिएक्शन जो है वो चलती है, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज एक बार रन होता है और ये आपका पे ऑफ फेज जो है, पे ऑफ साइकिल जो है ये 2 बार रन होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। उसके बाद आगे चलते हैं। ये बोल रहा है द डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज आइसोमराइज्ड टू अ सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, है ना। 5th स्टेप में मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो आपकी शुगर है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, एंडिंग द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो आपका प्रिपरेटरी फेज जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। Note that 2 molecules of ATP are invested before the cleavage of glucose into 3 carbon pieces, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या था, इन्वेस्टमेंट फेज था। क्यों, क्योंकि आपके 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो ये जो शुगर्स हैं 3 कार्बन की, इनमें टूटने से पहले ही वो यूज़ हो चुकी थी, इसीलिए क्या बोला गया, इन्वेस्टमेंट फेज बोला गया इनको, ठीक है। ओके, अब ये बोल रहा है द एनर्जी गेन कम्स इन द पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, है ना, कि जो एनर्जी गेन हम कर रहे हैं, नेट गेन जो है हमारा, वो पे ऑफ फेज में आएगा। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, एंड फॉस्फोराइलेटेड बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नॉट बाय ATP, ठीक है। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया, उसने फॉस्फोराइलेशन की किसकी, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया, जो आप देख करके आ रहे हैं स्टेप नंबर 6 में, ठीक है। एनर्जी इज देन रिलीज्ड एज द 2 molecule of 1,3 bis phosphoglycerate are converted into 2 molecules of pyruvate। तो ये आगे 7 to 10 स्टेप तक आपको बता दिया है कि क्या होगा, 1,3 bis phosphoglycerate से अल्टीमेटली पायरुवेट बनना है, और उस दौरान आपको क्या मिलेगा, ATP मिलेगी। कितने मॉलिक्यूल ऑफ 2 ATP, ठीक है। अभी 2 ATP कैसे आई वो समझना है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 ATP बन रही थी, 2 ATP यहाँ पे बन रही थी, मतलब टोटल इस फेज में 4 ATP बन रही थी। लेकिन अगर आप देखो तो 2 ATP यहाँ पे कंज्यूम भी हो रही हैं, है ना। तो अगर हम इन दोनों को मतलब नेट गेन अगर हम निकाल लें, जो नेट गेन है हमारा वो तो 2 ATP का ही है, ठीक है।
तो 2 यहाँ पे कंज्यूम हो गई, 2 जो बची हमारे पास इस 4 में से, वो हमारा नेट गेन है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जब भी ग्लाइकोलिसिस होती है आपको कितनी एटीपी मिलती हैं? 2 मिलती हैं, राइट। नेक्स्ट, मच ऑफ दिस एनर्जी इज कंजर्व्ड बाय द कपल्ड फॉस्फोराइलेशन ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडीपी टू एटीपी, ठीक है। द नेट यील्ड इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। नेट गेन कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो है वो इन्वेस्ट हो चुके थे कहाँ? प्रिपरेटरी फेज में। सो एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड इन पे ऑफ फेज इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर NADH पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे NADH भी बने थे 2 मॉलिक्यूल। तो अगर आपसे एनर्जी पूछ लेगा कि टोटल एनर्जी कितनी बनती है ना, ये एनर्जी करेंसीज कितनी बनती हैं, तो आप बताओगे कि एक तो 2 ATP बनती हैं, है ना, नेट गेन, और 2 ही NADH बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका नेट गेन है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। उसके बाद फेट्स ऑफ पायरुवेट की बात की है कि पायरुवेट का क्या होगा। अब ग्लूकोज से पायरुवेट तो बन गया, है ना, ये ग्लाइकोलिसिस से 10 सक्सेसिव रिएक्शन चली, आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन गए। अब पायरुवेट की कैसे मतलब आगे ये कंज्यूम होता है वो बताया है कि अगर देखो एनारोबिक या फिर हाइपोक्सिक कंडीशंस है ना, तो पायरुवेट की क्या हो जाती है? फर्मेंटेशन टू इथेनॉल इन यीस्ट। जैसे कि यीस्ट है वो क्या करेगा? इथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 इथेनॉल ये बनता है पायरुवेट से, ठीक है। उसके बाद ऐसी है अगर हाइपोक्सिक और एनारोबिक कंडीशन है तो क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड भी बन जाता है ना, 2 लैक्टेट बनता है। कैसे होता है? फर्मेंटेशन टू लैक्टेट इन वाइग्रसली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स, है ना, जैसे हम बहुत तेज़ दौड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक दौड़ते रहते हैं, फिर क्या होता है? ऐसा लगता है कि हमारी सांस जो है वो फूल रही है ना। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मसल्स को तो वो क्या बनाना शुरू कर देंगे? लैक्टिक एसिड बनाना शुरू कर देते हैं। इन इरिथ्रोसाइट्स, इन सम अदर सेल्स एंड इन सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पे पायरुवेट से क्या बन जाएगा? लैक्टेट बन जाता है या लैक्टिक एसिड बन जाता है। लेकिन मान लो कि आपकी हाइपोक्सिक कंडीशन नहीं है, आपके पास एरोबिक कंडीशन है, आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस दौरान पे लिंक रिएक्शन चलता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बाहर निकलती है और 2 एसिटल कोएंजाइम बनता है। फिर ये 2 एसिटल कोएंजाइम ये जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ होता है और फिर आगे चल करके जो है वो अपनी कार्बन फिक्सेशन जो है वो हो जाती है इसकी, ठीक है। यहाँ पे भी एनर्जी करेंसीज जो है वो बनती है, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। उसके बाद क्या बोला है? एनिमल, प्लांट एंड मैनी माइक्रोबियल सेल्स अंडर एरोबिक कंडीशंस, ठीक है। तो एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स जितने भी हैं अगर एरोबिक कंडीशन में बैठे हुए हैं तो ये वाला प्रोसेस जो है वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास सारी की सारी रिएक्शंस 1 by 1। क्यों? क्योंकि सबको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे कौन सी चीज़ बन रही है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन कैसे हुई? बोलते हैं इन फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज इज एक्टिवेटेड from subsequent reactions by its phosphorylation at C6 to yield glucose 6 phosphate। बोलता है कि ग्लूकोज था आपके पास, ठीक है, उसका जो कार्बन नंबर 6 था उसके ऊपर आकर के कौन जुड़ गया? फॉस्फेट आकर के जुड़ गया, फॉस्फोराइलेशन हो गई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपको क्या मिला? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिला विद ATP एज द फॉस्फोराइल डोनर। अब ये बता रहा है कि ये जो फॉस्फेट इसके साथ जुड़ा है ये कहाँ से आया? तो ये इस ATP से आया। दिस रिएक्शन विच इज इरिवर्सिबल अंडर इंटरसेलुलर कंडीशन इज कैटलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज। तो कौन सा एंजाइम करता है? हेक्सोकाइनेज। और ये कहा है कि ये रिएक्शन कैसी है? इरिवर्सिबल है। क्यों इरिवर्सिबल है? तो यहाँ पे देखो गिव्स एनर्जी चेंज, इसकी वैल्यू अगर कहीं भी नेगेटिव में दिखे मतलब वो रिएक्शन मोस्ट प्रोबेबली कैसी है? इरिवर्सिबल, ठीक है। अगर यही वैल्यू पॉजिटिव में होती है तो कैसा रिएक्शन होता है? रिवर्सिबल, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद हेक्सोकाइनेज के बारे में बताया है कि लाइक मैनी अदर काइनेजेस ये इसको किसकी जरूरत पड़ती है? Mg2 पॉजिटिव की, ठीक है। क्योंकि इसका जो ट्रू सबस्ट्रेट होता है ना वो ATP नहीं होता बल्कि ATP के साथ Mg2 पॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना।
क्या बोलते हैं उसको, MgATP कॉम्प्लेक्स, ये इसका ट्रू सबस्ट्रेट है। तो जब तक Mg2 पॉजिटिव नहीं होगा और ATP नहीं होगा, दोनों का कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, तब तक ये एंजाइम काम नहीं करेगा। उसके बाद इन्होंने बताया है कि जो Mg2 पॉजिटिव है वो करता क्या है, इट शील्ड्स द नेगेटिव चार्ज ऑन द फॉस्फोराइल ग्रुप इन ATP। ATP के ऊपर ये जो फॉस्फोरस वाला ग्रुप है ना, फॉस्फेट वाला ग्रुप है, इसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको शील्ड करता है Mg2 पॉजिटिव, मेकिंग द टर्मिनल फॉस्फोरस एटम्स एन ईजियर टारगेट फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय OH ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ऐसा वो क्यों करता है, ताकि ये जो OH ऑफ ग्लूकोज है ना, ये आराम से अटैक कर सके। ठीक है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हेक्सोकाइनेज करता है, Mg2 पॉजिटिव की जरूरत पड़ती है, ट्रू सबस्ट्रेट इसका MgATP कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन कहाँ होती है, तो C6 पे होती है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, उसके बाद बोल रहा है हेक्सोकाइनेज अंडरगो अ प्रोफाउंड चेंज इन शेप। जब ये होता है तब क्या होता है कि उसकी शेप, जो हेक्सोकाइनेज की शेप है वो चेंज हो जाती है। एन इंड्यूस्ड फिट विच बाइंड्स ग्लूकोज टू डोमेन्स ऑफ प्रोटीन मोर मूव अबाउट 8 एंगस्ट्रॉम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, बोलता है जब ये शेप चेंज होगी ना, तो ये जो दो डोमेन्स होते हैं ना प्रोटीन के, ये 8 एंगस्ट्रॉम से मूव करते हैं। ठीक है, 8 एंगस्ट्रॉम से एक दूसरे की तरफ को मूव करते हैं, एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं। व्हेन ATP बाइंड्स, कब, जब ATP बाइंड कर जाएगी तब। ठीक है, दिस मूवमेंट ब्रिंग्स अबाउट ATP क्लोजर टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑल्सो बाउंड टू द एंजाइम एंड ब्लॉक्स द एक्सेस ऑफ वाटर। ये बोलता है कि जैसे ही आपका एंजाइम है, एंजाइम के साथ ATP बाउंड है, और किसके साथ बाउंड है, साथ में आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ बाउंड है। ये बोलता है कि जैसे ही ATP बाइंड करती है ना, तो ये दोनों जो है ना, ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, जो जगह पे वाटर जा सकता था, है ना, वाटर का जो एक्सेस है वो यहाँ से कट हो जाता है। ठीक है, वाटर जो है वो इस जगह में नहीं घुस सकता। क्यों, क्योंकि अगर वाटर यहाँ पे घुस जाता तो ये हाइड्रोलाइज कर देता, किसको, फोस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड जो है और ATP का, उसको ये हाइड्रोलाइज कर देता और सारा का सारा प्रोसेस जो है वो हॉल्ट हो जाता, रुक जाता। ठीक है, तो वाटर का एक्सेस बंद कर देता है। ये कैसे, 8 एंगस्ट्रॉम से क्या हो जाता है, क्लोज आ जाती हैं प्रोटीन के जो दो डोमेन्स होते हैं, है ना। ATP जो है वो ग्लूकोज के साथ भी बाउंड है और आपके एंजाइम के साथ भी बाउंड है। तो जैसे ही ATP बाइंड करेगी, ये दोनों एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, तो वाटर का एक्सेस जो है वो वहाँ से कट हो जाता है। अभी बोलता है द ह्यूमन जीनोम इनकोड्स 4 डिफरेंट हेक्सोकाइनेजेस 1 to 4। ठीक है, ऑल ऑफ विच कैटलाइज द सेम रिएक्शन, सारे के सारे जो है वो सेम ही रिएक्शन करते हैं। 2 or more enzymes that catalyze the same reaction but are encoded by different genes are called isozymes। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये जो चारों हैं ये काम तो सेम ही कर रहे हैं, लेकिन इनको एनकोड डिफरेंट जीन्स करती हैं। और ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं जो सेम ही रिएक्शन कैटलाइज करें लेकिन वो डिफरेंट जीन्स से एनकोड हो रहे हों, उनको हम कहते हैं आइसोजाइम्स। ठीक है, कई बार ये पूछ लेता है, इसको याद रखना। वन ऑफ द आइसोजाइम्स इज प्रेजेंट इन हिपेटोसाइट्स, हमारे जो लीवर सेल्स होते हैं उनमें ये आइसोजाइम प्रेजेंट होता है। नाम है हेक्सोकाइनेज 4, जिसको हम ग्लूकोकाइनेज भी कहते हैं। ठीक है, आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड रिएक्शन जो था, दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ये कैसे हुआ, द एंजाइम कौन सा आएगा, फोस्फो हेक्सोज आइसोमरेज, इसको फोस्फो ग्लूकोज आइसोमरेज भी कहते हैं। ठीक है, ये कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को, और ये कैसी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल। ठीक है, क्यों रिवर्सिबल, गिव्स एनर्जी चेंज, देखो पॉजिटिव में है वैल्यू, यानी कि रिवर्सिबल है। ये क्या करता है, रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड एल्डोज टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अ कीटोज। कुछ नहीं करता ये बोलता है कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये एल्डोज शुगर होती है, ये बस उसको कीटो शुगर में बदल देता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम आपको याद रखना है फोस्फो हेक्सो आइसोमरेज, इसको भी Mg2 पॉजिटिव की ज़रूरत होती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना। जो शुगर है एल्डोज, उसको बस कीटोज में बदल देता है ये। अब आपके पास थर्ड रिएक्शन आई, इसमें क्या था, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसकी फॉस्फोराइलेशन हुई, कैसे हुई वो समझनी है। यहाँ पे एंजाइम आया फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1।
ठीक है, PFK1 कहते हैं इसको। बोलते हैं ये कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को, क्या करता है, जो आपका फॉस्फोराइल ग्रुप है ATP से उसको लेता है और ट्रांसफ़र कर देता है किसको, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को। ठीक है, क्या हुआ, जो आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, है ना, ये आया, इसने क्या किया, मतलब ये तो सबस्ट्रेट है, ये आपका सबस्ट्रेट है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज आया, इसने क्या किया, ATP से फॉस्फेट ग्रुप उठाया, किसके ऊपर लगाया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के ऊपर लगाया, और आपको एट लास्ट क्या मिला, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट मिल गया। ठीक है, अब PFK1 के बारे में कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो रिएक्शन परफॉर्म करता है ना, ये इरिवर्सिबल होती है। कैसे, ऐसे, ठीक है, नेगेटिव में है अगर वैल्यू तो इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ओके, अब ये होता है आपका फर्स्ट कमिटेड स्टेप, है ना, ये वाली जो आपकी रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 3, ये आपका फर्स्ट कमिटेड स्टेप होती है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, इनकी और भी पॉसिबल फेट्स होती है, मतलब ये बॉडी में कहीं और किसी और प्रोसेस में भी यूज़ किए जा सकते हैं। लेकिन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट अगर बन गया है, तब कहने का मतलब ये है कि बॉडी को पता है कि अब सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही करनी है। ठीक है, अब बॉडी जो है वो किसी और प्रोसेस में नहीं जा सकती, इस सबस्ट्रेट को वो किसी और प्रोसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकती, उसको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस ही करनी पड़ेगी। सम बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट एंड परहैप्स ऑल प्लांट्स हैव फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज दैट यूज पायरोफॉस्फेट नॉट ATP, है ना। कुछ ये बोल रहा है कि कुछ बैक्टीरियाज हो गए, प्रोटिस्ट हो गए, और ऑलमोस्ट सारे जितने भी प्लांट्स हैं ना, वो देखो यहाँ पे ATP यूज़ कर रही है, हमारी बॉडी ATP यूज़ कर रही है फॉस्फोराइलेशन के लिए, लेकिन वो जो प्लांट्स हैं उसमें ये वाला एंजाइम जो है वो पायरोफॉस्फेट यूज़ करता है, ना कि ATP यूज़ करता है। ठीक है, एज द फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर इन द सिंथेसिस ऑफ फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ठीक है, हमारी बॉडी ATP यूज़ कर रही है, प्लांट्स में ATP यूज़ नहीं होती है, वो पायरोफॉस्फेट यूज़ करते हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए। ठीक है, ओके, अब क्या बोला है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 इज सब्जेक्ट टू कॉम्प्लेक्स एलोस्टेरिक रेगुलेशन। ये याद रखना, ये जो आपका PFK1 है ना, इसको आप एलोस्टेरिकली रेगुलेट कर सकते हो। कैसे, अगर आपको इसकी एक्टिविटी इंक्रीज करनी है ना, कब इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी, जब सेल की ATP सप्लाई जो है वो डिप्लीट हो जाएगी, है ना, जब ATP बॉडी में कम प्रेजेंट होगी। ठीक है, या फिर ATP जो है वो यूज़ कर ली बॉडी ने, और ब्रेक डाउन करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट बने, ADP बने, AMP बने, इस तरह के जो प्रोडक्ट है ये बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब ये एक्यूमुलेट होंगे, या फिर बॉडी को पता चल जाए कि ATP जो है वो कम मात्रा में है, तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो अपनी एक्टिविटी बढ़ा देता है, जल्दी जल्दी ग्लाइकोलिसिस जो है वो होने लगेगी, क्योंकि ये फर्स्ट कमिटेड स्टेप है आपका। ठीक है, द इंजाइम इज इनहिबिटेड वेन एवर द सेल हैज़ एम्पल ATP। इंजाइम खुद ही इनहिबिट हो जाता है जब ATP की मात्रा जो है वो कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब बॉडी को और ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, ATP या तो अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट है, या फिर और जो फ्यूल्स हैं जैसे कि फैटी एसिड वगैरह है ना, इससे भी एनर्जी बनाई जा सकती है इसके ब्रेकडाउन से। तो अगर ये फ्यूल्स अगर बॉडी में अच्छी मात्रा में प्रेजेंट हैं, तब बॉडी जो है वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। राइट, तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन से आपको याद रखना है कि अगर इंक्रीज करनी है PFK की एक्टिविटी, तो किसका एक्यूमुलेशन होना चाहिए, ATP का, AMP का, है ना, ADP का। अगर ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो बॉडी जो है वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी से ग्लाइकोलिसिस करना शुरू कर देगी। ठीक है, ATP की अमाउंट कम हो जाए जब बॉडी में, अगर ATP ज़्यादा है, फैटी एसिड वगैरह जो है वो ज़्यादा पड़े हुए हैं अमाउंट में, तो ये एंजाइम इनहिबिट होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इन सम ऑर्गेनिज्म फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई ऑर्गेनिजम्स में फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट बनता है। ये जो आपका सबस्ट्रेट है ना, दिस इज पोटेंट एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑफ PFK1। ठीक है, तो ये फटाक से, जैसे ये बॉडी में बना, ये PFK1 को फटाक से एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में नहीं, अदर ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। ठीक है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ये एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो बनता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में, वो एक अलग पाथवे है, तो कभी और डिस्कस करेंगे। ये भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को इनडायरेक्टली एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपको एक्टिवेट के लिए याद रखना है तो कैसे याद रख लो, एक तो आपका कौन हो गया,
राइबोलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। दूसरा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, राइट। और एटीपी की मात्रा कम होनी चाहिए बॉडी में, और किसका एक्यूमुलेशन अच्छा होना चाहिए, एडीपी का, एएमपी का। लेकिन अगर एटीपी की मात्रा ज़्यादा है, फैटी एसिड की मात्रा ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा, इनहिबिट होगा। बस ये याद रखना है आपको टेबल, राइट। तो PFK1 इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट आपका जो रिएक्शन है कौन सा, थर्ड रिएक्शन होगा ये, नहीं फोर्थ, ठीक है। फोर्थ आपका रिएक्शन क्या है, अब क्लीवेज होगी किसकी, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की, है ना। क्लीवेज होने के बाद दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनेंगे किसके, शुगर के, ठीक है, 3-3 कार्बन के। अब ये बोलता है कि जो एंजाइम है कौन सा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेज, इट इज़ ऑफन सिंपली कॉल्ड एज एल्डोलेज एंजाइम। ये कैटालाइज करता है एक रिवर्सिबल एल्डोल कंडेंसेशन। रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि एनर्जी चेंज जो है उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज क्लीव्ड, इसको तोड़ दिया जाता है किसमें, 2 डिफरेंट ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट मतलब 3 कार्बन की जो फॉस्फेट वाली जो शुगर्स हैं वो बनेंगी। कौन कौन सी, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि एक एल्डोज शुगर है, और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि एक कीटोज शुगर है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों शुगर्स जो है वो बन गई। अब ये बोलता है कि ये जो एल्डोलेजेस है ना, ये 2 क्लासेस के होते हैं, मतलब 2 तरह के होते हैं, है ना। 2 क्लासेस होती है एल्डोलेजेस की। एक होती हैं आपकी क्लास 1 एल्डोलेजेस जो कि एनिमल्स में, प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या करता है, इसमें सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि जो क्लास 1 एल्डोलेजेस होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जहाँ पे इनको शिफ्ट बेस फॉर्मेशन करनी होती है, ये शिफ्ट बेस फॉर्मेशन ना करके शिफ्ट बेस की हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसको, ठीक है। शिफ्ट बेस फॉर्मेशन को रिवर्स कर देते हैं, यानी कि शिफ्ट बेस को हाइड्रोलाइज कर देते हैं। कौन, क्लास 1 एल्डोलेजेस। क्लास 2 एंजाइम जो होते हैं, ये होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया में, ये फॉर्म नहीं करते हैं शिफ्ट बेस इंटरमीडिएट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। क्लास 1 जो है वो शिफ्ट बेस फॉर्मेशन को रिवर्स कर देता है, यानी कि शिफ्ट बेस को हाइड्रोलाइज कर देता है। किस में होता है, एनिमल्स में, प्लांट्स में। क्लास 2 जो एल्डोलेजेस होते हैं, ये फंजाई और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, ये शिफ्ट बेस इंटरमीडिएट बनाते ही नहीं है, ठीक है। इंस्टेड अ जिंक आयन, यहाँ पे कौन आता है, जिंक आयन आता है एट इट्स एक्टिव साइट, इज कोऑर्डिनेटेड विद कार्बोनिल ऑक्सीजन एट C2। तो C2 वाला जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उसके साथ कौन जुड़ता है, जिंक जुड़ता है। क्यों, ये जो जिंक 2 पॉजिटिव है, ये क्या करता है, पोलराइज कर देता है इस कार्बोनिल ग्रुप को। ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको ये पोलराइज कर देता है और स्टेबलाइज करता है, ठीक है। स्टेबलाइज किसको करेगा, इनोलेट को, जो कि इंटरमीडिएट है यहाँ पे जब बना, ठीक है। देखो जो अभी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था ना, ये 6 कार्बन का कंपाउंड था, अब इसको 3 कार्बन में तोड़ना है ना। यानी कि यहाँ पे कहीं पे कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा तभी तो 3 कार्बन यहाँ वाले और 3 कार्बन यहाँ वाले अलग अलग शुगर्स बनेंगी। यानी कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो रही है, इस स्टेप पे जो कार्बोनिल ऑक्सीजन वाला साइड है वहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आपका Zn2 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसका काम क्या है, पोलराइज करना इस कार्बोनिल ग्रुप को, ठीक है, C टर्मिनल वाले ग्रुप को, ताकि ये जो इनोलेट इंटरमीडिएट बन रहा है उसको ये स्टेबलाइज कर सके। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, उसके बाद अब आपके पास 2 शुगर्स बन गई है ना, 3-3 कार्बन की, लेकिन जो आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना है ना, ये वाला डाईहाइड्रोक्सी, ये वाला डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये वाली जो शुगर है ना, ये ग्लाइकोलिसिस में इसी फॉर्म में आगे यूज़ नहीं हो सकती, इसीलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखा गया, इंटरकन्वर्जन ऑफ दी ट्रायोज फॉस्फेट्स। बोल रहा है ओनली वन ऑफ ट्रू ट्रायोज phosphate formed by aldolase
दैट इज ग्लिसर 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, है ना, दैट कैन डायरेक्टली डिग्रेडेड इन द सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अदर प्रोडक्ट जो आपके पास बना था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसको ये रैपिडली और रिवर्सिबली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, बाय द 5th एंजाइम। कौन सा एंजाइम, ग्लाइकोलिटिक सीक्वेंस में जो आपको दिखने को मिलता है, दैट इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। जो ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज होता है वो इस शुगर को किस में बदल देता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। फिर ये आगे ग्लाइकोलिसिस के जितने भी स्टेप हैं, है ना, ये ऐसे कह लो कि पे ऑफ फेज में जाने को तैयार है, राइट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये बोल रहा है आफ्टर द ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज रिएक्शन द कार्बन एटम डिराइव्ड फ्रॉम C1 C2 C3 of the starting glucose are chemically distinguishable from C6 C5 and C4. The two halves of the glucose have both yield glyceraldehyde 3 phosphate. ठीक है, लास्ट में एट लास्ट जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ही बनाना है, लेकिन ये बोल रहा है कि ये जो एंजाइम है ना, जब ये दोनों ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देगा, ठीक है, तब भी हम C1 C2 C3 और C6 C5 C4 इनसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों की दोनों जो आपके पास शुगर्स हैं उनको। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद 6th रिएक्शन चलेगी। अब 6th रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, कि अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना है इसकी ऑक्सीडेशन होनी है। जैसे ये ऑक्सीडाइज होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये बोल रहा है कि ये फर्स्ट स्टेप है किसका, पे ऑफ फेज का। ठीक है, कि अब आपको जो एनर्जी है वो इन्वेस्ट नहीं करनी है, अब आपको एनर्जी मिलेगी। पे ऑफ फेज इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, किस में बदल जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। कौन सा एंजाइम इसको कैटालाइज करता है, तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, बस डिहाइड्रोजिनेज लगा दिया आगे, राइट। अब देखो डिहाइड्रोजिनेज जहां पर आ जाए ना, समझ जाना वहां पे NAD से क्या बन रहा है, NADH बन रहा है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली NADH से NAD भी बन सकता है, बट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जैसे यहाँ पे देखो, अगर ये आपका सबस्ट्रेट है ना, सबस्ट्रेट के नाम पर एंजाइम का नाम है, दैट मीन्स कि वो NAD पॉजिटिव से NADH बना रहा होगा। ठीक है, ये जस्ट एक ट्रिक है, इतना कोई एक्यूरेटली इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन जस्ट एक ट्रिक है कि आप याद रख सको। ठीक है, तो आपके पास ये एंजाइम है 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्या है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 2 एनर्जी कंजर्विंग रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, कि पहला जो ATP जो एनर्जी बनेगी ना वो इसी रिएक्शन में बन रही है। ठीक है, दैट इवेंचुअली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ATP, क्योंकि अब यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन शुरू हो चुकी है, यही अगली रिएक्शन में आपको ATP बना करके देगी। कैसे बनाएगी उसको पढ़ लेते हैं। बोल रहा है द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज, कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये हो जाता है ऑक्सीडाइज। ठीक है, लेकिन ये किसको ऑक्सीडाइज नहीं होता, नॉट टू द फ्री कार्बोक्सिल ग्रुप, बट किससे होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड से, जिसके पास क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एनहाइड्राइड, इसको हम क्या कहते हैं, एसाइल फॉस्फेट, जिसके पास क्या होता है, वेरी हाई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसी वजह से यहाँ पे एनर्जी बनना शुरू होती है और यही एनर्जी कंजर्व होकर के नेक्स्ट स्टेप में ATP फॉर्मेशन करती है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आपको क्या याद रखना है कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये फर्स्ट रिएक्शन है जो आगे चल करके आपके एनर्जी बनाने वाला है। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ना, इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो हो जाता है ऑक्सीडाइज, लेकिन ये फ्री कार्बोनिल ग्रुप को पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड विद फॉस्फोरिक एसिड के साथ ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, अब ऐसा वाला जो एनहाइड्राइड होता है ना, उसको हम एसाइल फॉस्फेट कह देते हैं। बस इसके पास क्या होता है, बहुत हाई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रोलिसिस इसके पास होती है, जो आगे चल करके ATP बनाने में मदद करेगी। ठीक है, अभी बोल रहा है मच ऑफ द फ्री एनर्जी इज ऑक्सीडाइज्ड ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ ग्लिसरल 3 एल्डिहाइड फॉस्फेट। ठीक है, कि ये जो
जितनी भी यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना कि एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा और इसके साथ ये एसाइल फॉस्फेट जो है ये आ रहा है जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है। ये बोल रहा है कि इसको कंजर्व कर लिया जाता है, इस एनर्जी को कंजर्व कर लिया जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ किससे, एसाइल फॉस्फेट। कहाँ बनेगा, एट C1, ठीक है, कार्बन 1 पे, किसके, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के फर्स्ट कार्बन पे क्या बन गया, एसाइल फॉस्फेट बन गया। तो ये जितनी भी फ्री एनर्जी थी ये हमने कंजर्व कर ली इस प्रोसेस से, ठीक है। अब क्या होगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इज कोवलेंटली बाउंड टू द डीहाइड्रोजनेज ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब ऐसा कैसे हो पाता है, कैसे एनर्जी कंजर्व हो पा रही है, उसका रीजन आपको ये दिया हुआ है कि ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है ये कोवलेंटली बाउंड होता है इस डीहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ। इसी वजह से वहाँ पे एसाइल फॉस्फेट बन जाता है किस पे, C1 पे, किस में, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देखो कैसे ये होता है, कोवलेंट बॉन्ड इन्होंने समझाया, उसको समझते हैं कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, है ना। इसकी एक्टिव साइट पे NAD पॉजिटिव, और ये आपका सिस्टीन है, जहाँ पे सिस्टीन है उसके साथ क्या बन सकता है, कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। यहाँ पे आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो कि आपका सबस्ट्रेट है वो आया और यहाँ पे बाइंड कर गया, ठीक है। इसका ये जो कार्बन है ये यहाँ पे बाइंड कर गया। क्या बोल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। द एक्टिव साइट सिस्टीन हैज़ अ रिड्यूस्ड pKa ऑफ 5.5 इंस्टेड ऑफ 8, ठीक है, कि यहाँ पे 8 की बजाय कितनी है, 5.5 है, ठीक है, pKa वैल्यू। व्हेन NAD पॉजिटिव इज बाउंड एंड इज इन द मोर रिएक्टिव थायोलेट फॉर्म, ठीक है, कि अब ये किस फॉर्म में है, थायोलेट, मोर रिएक्टिव फॉर्म होती है जो, उसको हम बोलते हैं थायोलेट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी थायोलेट फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे इसकी pH कितनी है, ठीक है, या pKa कितनी है, 5.5 इंस्टेड ऑफ 8। अब क्या हुआ, जो आपका सबस्ट्रेट था वो आकर के जुड़ गया। अ कोवलेंट थायोहेमीएसिटाइल लिंकेज फॉर्म्स बिटवीन द सबस्ट्रेट ऑफ S ग्रुप ऑफ द सिस्टीन रेजिड्यू, ठीक है, सबस्ट्रेट और ये जो S ग्रुप है सिस्टीन रेजिड्यू के बीच में, इसके बीच में क्या बन जाता है, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड, थायोहेमीएसिटाइल लिंकेज, ठीक है, या कोवलेंट बॉन्ड याद रख लो, ये बन जाता है। अब क्या हुआ, द एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द NAD पॉजिटिव, ठीक है, कि ये ऑक्सीडाइज होता है किसकी वजह से, NAD पॉजिटिव की वजह से, जो कि बाउंड है कहाँ, एक्टिव साइट पे। जैसे ही ये ऑक्सीडाइज होता है यहाँ पे H हाइड्रोजन आयन की एडिशन हो जाती है, जिससे ये NADH बन जाता है और ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। NADH प्रोडक्ट लीव्स द एक्टिव साइट एंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मॉलिक्यूल ऑफ NAD पॉजिटिव। जैसे ही ये NADH यहाँ से रिमूव होगा, एक दूसरा मॉलिक्यूल NAD पॉजिटिव जो है वो आकर के यहाँ पे बाइंड कर जाता है इस तरह से, ठीक है। अभी बोल रहा है द कोवलेंट थायोएस्टर लिंकेज बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम अंडरगोज फॉस्फोराइलिसिस, ठीक है। क्या होता है, फॉस्फोराइलिसिस का मतलब यहाँ पे फॉस्फेट बॉन्ड, मतलब ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये टूट जाता है। किसकी वजह से टूटता है, क्योंकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो अटैक कर देता है, तो इस फॉस्फेट की वजह से यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाता है एंड दूसरा प्रोडक्ट जो है वो रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो अभी आपको समझ आया कि 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कैसे बन रहा था, कैसे आया यहाँ से, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, अब ये भी प्रोडक्ट निकल गया, NADH जो है वो भी बन गया। तो NADH कैसे बना वो यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि कैसे बना, ठीक है। तो NAD पॉजिटिव जो है वो अगेन अपनी ये साइकिल जो है वो रिपीट करता रहता है, इस तरह से ये पूरी साइकिल जो है वो चलती रहती है। अब ये बोल रहा है रिएक्शन for the essential cysteine residue with a heavy metal such as Hg positive irreversibly inhibits the enzyme। ये बोल रहा है कि अगर ये जो सिस्टीन रेजिड्यू है ना, इसके साथ कोई हैवी मेटल आकर के जुड़ जाए जैसे कि Hg2 पॉजिटिव, तो ये इसको इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देती है इस एंजाइम को, है ना। ये जो एक बार Hg2 पॉजिटिव हैवी मेटल इसके साथ आकर के जुड़ गया, ये एंजाइम परमानेंटली क्लोज हो जाएगा, ये अपना काम नहीं कर पाएगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, ग्लाइकोलिसिस वुड सून कम टू हॉल्ट इफ द NADH फॉर्म्स इन द स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलिसिस वर नॉट कॉन्टिन्यूसली रीऑक्सीडाइज और रिसाइकल। ये बोल रहा है कि अगर ये जो NADH है ना, ये अगर रिसाइकल ना हो, है ना, ये NADH यहाँ से बाहर निकला, इसकी जगह पे ये NAD पॉजिटिव आया, अगर ये रिसाइकलिंग नहीं होगी तब भी ग्लाइकोलिसिस जो है वो हॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर करवा दिया है, ठीक है। एक बार आपको दोबारा जो है वो उसको रीड करना है, दैट्स इट।
आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, उसके बाद ये आपका 6th वाला रिएक्शन था, है ना। अब हम 7th रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। 7th रिएक्शन में क्या होगा, फोस्फोराइल ट्रांसफर फ्रॉम 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू ADP। ठीक है, ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, इससे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होगा किस पे, ADP पे। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज ट्रांसफर्स दिस ग्रुप फ्रॉम ATP टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, कि जो एंजाइम है कौन सा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये ATP मतलब जो ATP से फॉस्फेट लेता है और किस पे कर देता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट पे। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये समझना, ये बोल रहा है कि जो स्टेप 6 और 7 है, यानी कि पिछला स्टेप और जो 7 है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है, ये टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एन एनर्जी कपलिंग प्रोसेस, है ना, विच इज 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट इज द कॉमन इंटरमीडिएट। ये 6 और 7 का कॉमन इंटरमीडिएट होता है, कौन, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इट इज फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रिएक्शन, है ना, मतलब कि जो इससे पहले वाली रिएक्शन थी वहां पे ये बना था, विच वुड बी एंडरगोनिक इन, है ना, इन आइसोलेशन। एंडरगोनिक का मतलब कि वहां पे भी इसमें से एनर्जी जो है वो निकल रही होगी। एंड इट्स एसाइल फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर टू ADP। ये भी हम पढ़ के आए कि एसाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो गया होगा किस पे, ADP पे। किसमें, सेकेंड रिएक्शन में, यानी कि इस वाली रिएक्शन में। ठीक है, 7th रिएक्शन में जो स्ट्रॉन्गली एक्सर्गोनिक होता है, यानी कि यहाँ पे और ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, पहले भी एनर्जी निकल रही थी, इसीलिए वहां पे क्या बना था, NADH बना था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ट्रांसफर हो गया किस पे, ADP पे, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एक्सर्गोनिक होता है, इसीलिए यहाँ पे इस स्टेप में क्या बनती है, ATP बनती है। ठीक है, द सम ऑफ दीज टू रिएक्शंस इज, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताया है कि दोनों रिएक्शन में क्या चल रहा होगा। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट था, ADP आया, उसके साथ कौन सा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, प्लस NAD पॉजिटिव था। ये सब हम इसका रोल पीछे देख चुके हैं। अब क्या हुआ, इससे 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ATP बनेगा, NADH हमने देख लिया पिछली वाली रिएक्शन में बना था, और H पॉजिटिव आयन बनते हैं। ये टोटल 6th और 7th का दोनों रिएक्शंस को मिला के लिखा गया है। ठीक है, बोले दस द ओवरऑल रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक। ठीक है, तो दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ओवरऑल रिएक्शन तो एक्सर्गोनिक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा एक्सर्गोनिक है, तो आपको याद रखना है कि 7th वाला जो है वो ज्यादा एक्सर्गोनिक है। क्यों, क्योंकि जो एसाइल फॉस्फेट ग्रुप था पिछली 6th वाली रिएक्शन से जो आया था, वो यहाँ पे ADP पे ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्ट्रांगली एक्सर्गोनिक बन जाती है। ठीक है, बोला द आउटकम ऑफ दीज कपल्ड रिएक्शन बोथ रिवर्सिबल अंडर सेलुलर कंडीशंस, कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हैं, है ना। रिवर्सिबल क्यों है, क्योंकि नेगेटिव में है आपकी वैल्यू। बोल रहा है इज दैट द एनर्जी रिलीज्ड ऑन द ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड टू अ कार्बोक्सिलेट ग्रुप is conserved by the coupled formation of ATP from ADP and pyrophosphate. The formation of ATP by phosphoryl group transfer from a substrate such as जैसे कि 1,3-bisphosphoglycerate is referred to as substrate level phosphorylation. ये बोल रहा है कि कभी भी अगर सबस्ट्रेट है ना आपके पास, जैसे यहाँ पे इन्होंने सबस्ट्रेट का एग्जाम्पल लिया है 1,3-bisphosphoglycerate, ये बोल रहा है कि अगर कभी भी सबस्ट्रेट जो है वो अपना फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करता है तो हमेशा ATP की फॉर्मेशन होती है। बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझनी है, 6th वाली जो है वो भी आपकी एक्सर्गोनिक रिएक्शन है ना, और आपकी जो 7th वाली है वो भी एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। लेकिन ये एक्सर्गोनिक स्ट्रॉन्गली एक्सर्गोनिक कैसे बन गई, क्योंकि आपका जो एसाइल फॉस्फेट ग्रुप था वो ADP पे ट्रांसफर हो गया था। अब देखो यहाँ पे आइसोलेशन लिखा है, आइसोलेशन में अगर ये होता तो ये एंडरगोनिक रिएक्शन होती, यानी आपको एनर्जी देनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये आइसोलेशन में नहीं चल रही रिएक्शन, इसीलिए ये एक्सर्गोनिक होती है, इसीलिए कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, NADH बन रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आपका एसाइल फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ADP पे ट्रांसफर हो गया, जो इसको स्ट्रॉन्गली एक्सर्गोनिक बना देती है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 6th रिएक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास 8th रिएक्शन आ जाती है। इसके बाद
8th रिएक्शन क्या है? कन्वर्जन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट से 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कैसे कन्वर्जन होती है। ठीक है, एंजाइम कौन सा आएगा? फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। बोल रहा है कि ये जो एंजाइम है ना फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, ये कैटालाइज करता है एक रिवर्सिबल शिफ्ट ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप बिटवीन C2 एंड C3 ऑफ ग्लिसरेट। ठीक है, जो ग्लिसरेट है आपका, उसका जो कार्बन नंबर 2 और 3 है, इसके बीच में थोड़ा सा रिवर्सिबल शिफ्ट होता है, दैट्स इट। उसकी वजह से ये 3 से 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो एंजाइम है ये भी कैसा है? Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको भी काम करने के लिए क्या चाहिए? Mg2 पॉजिटिव चाहिए। इज एसेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। अ फॉस्फोराइल ग्रुप इनिशियली अटैच टू अ हिस्टिडीन रेजिड्यू ऑफ म्यूटेज। यानी कि ये बोल रहा है कि ये जो एंजाइम है ना, इसके पास हिस्टिडीन रेजिड्यू होता है। ठीक है, तो जो फॉस्फोराइल ग्रुप है ना, वो पहले इसके साथ जाकर के अटैच हो जाता है एंड इज ट्रांसफर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C2 ऑफ दी 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका, ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट का, वहां पर ये फॉस्फेट ग्रुप जाकर के ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, समझना है कैसे हुआ। पहले हिस्टिडीन ग्रुप, जो हिस्टिडीन ग्रुप है वो किसके ऊपर है? एंजाइम के ऊपर, म्यूटेज के ऊपर। पहले इसके ऊपर ये फॉस्फेट ग्रुप आया, फिर फॉस्फेट ग्रुप किसके ऊपर ट्रांसफर हुआ? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर ट्रांसफर हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। अब इसकी वजह से बन क्या जाता है? 2,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 2,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट जब बन जाता है, यहां से कहानी शुरू है। ये बोलते हैं द फॉस्फोराइल ग्रुप एट दी C3 ऑफ 2,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट। ये बोलता है कि अब यहाँ पे जो फॉस्फोराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, वो इस 2,3-BPG के C3 वाले कार्बन पे है। ये फिर इस C3 वाले कार्बन से किस पे ट्रांसफर हो जाता है? सेम हिस्टिडीन रेजिड्यू पे। ठीक है, यहाँ से किस पे आ गया? दोबारा से सेम हिस्टिडीन रेजिड्यू पे, और आगे क्या बन जाता है? प्रोड्यूस कर देता है ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। थर्ड से किस पे जुड़ जाता है? 2 वाले पे जुड़ जाता है। आपको फिर मिलेगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट एंड रीजनरेटिंग द फॉस्फोराइलेटेड एंजाइम, और फिर दोबारा से ये एंजाइम जो है वो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में ही जनरेट हो जाता है। ठीक है, क्या हुआ? पहले आपके पास ये आपका एंजाइम था, है ना, इसके पास हिस्टिडीन रेजिड्यू था, इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था। ठीक है, अब ये आपका 3-फॉस्फोग्लिसरेट है मान लो। ये बोलता है कि ये यहाँ पे, है ना, इसका जो कार्बन नंबर 3 था वहाँ पे फॉस्फेट जाकर के जुड़ गया, लेकिन ये जो आपका फॉस्फेट है ना, ये दोबारा किस पे चला जाएगा? इसके हिस्टिडीन रेजिड्यू पे चला जाएगा, जिसकी वजह से ये इसके C2 वाले हिस्से पे आ जाएगा। ऐसा समझ लो कि यहाँ पे 2PG बन जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, इसके 3 वाले हिस्से पे जुड़ा, फिर ये दोबारा जो है वो हिस्टिडीन, मतलब हिस्टिडीन रेजिड्यू पे आकर के जुड़ जाता है, जो एंजाइम का हिस्टिडीन रेजिड्यू है। ठीक है, और आपको मिल जाता है क्या? 2-फॉस्फोग्लिसरेट, और आपका जो एंजाइम है वो भी अपनी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में रीजेनरेट हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद आपके पास 9th रिएक्शन है। 9th रिएक्शन क्या है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ही है क्या? वाटर का रिमूवल होना। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना है पिछली रिएक्शन में, इससे फॉस्फोइनोल पायरुवेट कैसे बना? तो यहाँ पे एनोलेज एंजाइम आता है, वो वाटर को रिमूव कर देता है। ठीक है, एनोलेज प्रमोट रिवर्सिबल रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब ये भी रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल कैसे है? क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फ्रॉम 2-फॉस्फोग्लिसरेट टू यील्ड फॉस्फोनोल पायरुवेट। ठीक है, पेप बन जाता है। पेप कैसे बना? वाटर बाहर निकल गया। बोलते हैं द मैकेनिज्म ऑफ द इनोलेज रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इनोलिक इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे अगर इंटरमीडिएट पूछ लेगा तो आपको याद रखना है इनोलिक या इनोल जो है वो आपका इंटरमीडिएट बनता है। इसको स्टेबलाइज कौन करता है? तो Mg2 पॉजिटिव। करेक्ट। उसके बाद अब आपकी सबसे लास्ट रिएक्शन है 10th रिएक्शन। इसमें ये बोलता है ट्रांसफर ऑफ द फॉस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम फॉस्फोनोल पायरुवेट टू ADP। कि लास्ट रिएक्शन में जो आपके पास फॉस्फोनोल पायरुवेट बना था, अब इस रिएक्शन में उस फॉस्फोनोल पायरुवेट से ये जो फॉस्फोराइल ग्रुप है ये ADP पे ट्रांसफर होना है, और फिर अल्टीमेटली क्या बनेगा? पायरुवेट बनेगा। ठीक है, बोलते द लास्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द ट्रांसफर ऑफ
फोस्फोराइल ग्रुप फ्रॉम फोस्फोनोल पायरुवेट टू एडीपी। कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है? पायरुवेट काइनेज। ठीक है, अब पायरुवेट काइनेज को देखो के पॉजिटिव की ज़रूरत होती है, के पॉजिटिव की ज़रूरत तो होती ही होती है, प्लस साथ में या तो इसको Mg2 पॉजिटिव दे दो या फिर Mn2 पॉजिटिव दे दो। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हो। तो ये जो है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर्स। बोलते हैं इन दिस सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन लिखा है यानी कि यहाँ पे भी क्या बनेगी? एटीपी, है ना। द प्रोडक्ट पायरुवेट फर्स्ट अपीयर्स एज इट्स इन इट्स इनोल फॉर्म। ये बोलता है कि जब भी यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन होती है, जो फॉस्फोराइल ग्रुप है वो एडीपी पे ट्रांसफर हो गया, अब जो पायरुवेट बना वो पहले अपनी इनोल फॉर्म में होगा। ठीक है, इस फॉर्म में फिर क्या होता है? टोटोमराइजेशन होती है ना। टोटोमराइजेशन में क्या होता है? रैपिडली चेंज कर लेता है ये खुद को इनोल से, किसमें? कीटो फॉर्म में, बिना किसी नॉन एंजाइमेटिकली, है ना, बिना किसी एंजाइम को इन्वॉल्व किए ये कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है, विच प्रीडोमिनेट्स एट pH 7। ठीक है, तो 7 pH पे ये प्रीडोमिनेट करता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना याद रखना है कि फोस्फोनोल पायरुवेट से फोस्फोराइल जो ग्रुप था वो एडीपी पे ट्रांसफ़र हुआ, और इसको जो है वो के पॉजिटिव प्लस या फिर Mg2 पॉजिटिव दे दो या फिर Mn2 पॉजिटिव दे दो, और ये क्या बनाएगा? पायरुवेट बनाएगा। पायरुवेट अपनी इनोल फॉर्म में होता है पहले, और फिर टोटोमराइजेशन से ये कीटो फॉर्म में आ जाता है, और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो रही है यानी कि एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, नेट गेन अगर आपको पूछ लेगा तो सारा का सारा सार जो है वो आपको पता ही है। एट लास्ट आपको 2 पायरुवेट मिलने हैं, 2 NADH मिलने हैं, 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, 2 एटीपी मिलेगी, 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, मोटा मोटा आपको ये याद रखना है। पायरुवेट जो है वो 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, हर एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन का होगा। NADH मिलेगा 2, है ना, और वैसे तो पूरी साइकिल चलने पर 4 ATP मिलने चाहिए थी, लेकिन 2 ATP आपने इन्वेस्टमेंट फेज में यूज कर ली थी, इसलिए नेट गेन आपके पास कितना बचता है? 2 ATP। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ग्लाइकोलिसिस बहुत अच्छे से डिटेल में हमने कवर अप किया है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर दे सकते हो। क्या पूछा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैचेस द एंजाइम विद इट्स एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, पायरुवेट काइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज सिट्रेट, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज NADH और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ADP। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, तो अभी हमने 2 जगह पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो है वो पढ़ी है। आपको बताना है कि कौन से मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पहला आपको दे रखा है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फोस्फोइनोल पायरुवेट और फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, आपको राइट आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालना है। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारे साथ सारे के सारे टॉपिक्स आप डिटेल में कवर अप कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में या ग्रुप में जहाँ पर भी आप इसको शेयर करना चाहते हैं ज़रूर इसको शेयर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और ऑलरेडी हमने ऐसी और वीडियोस जो हैं वो इस चैनल पे डाल भी रखी हैं, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।